स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का 4th चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर मैंने एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया हुआ है। 40 या 45 मिनट्स का ये लेक्चर है, तो आप पूरा इस लेक्चर को देखो, समझो। जो भी कट पार्ट्स है वो मैंने हटा दिया है। जो भी आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ वही वाला पार्ट मैंने इसमें रखा हुआ है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दो। अगर आप वीडियो नई बार पहली बार देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये चैप्टर मैं क्या करूँगा, एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी पार्ट वाइज नहीं रहेगा। थोड़ा हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, बट मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में पूरा ख़त्म हो जाए चैप्टर। आप एक ही बार में मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो अपने पेंसिल निकाल लो, नोटबुक निकाल लो, टेक्स्ट बुक निकाल लो, जो भी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप नोट डाउन करते चले जाना है। ठीक है, तो चलो देखते क्या दिया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। ठीक है, हमने बहुत सारे मेटल, नॉन मेटल, बहुत सारे कंपाउंड देखे जो इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन। हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले चैप्टर का नाम वही है, तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स। एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इट्स कंबाइंड फॉर्म। तो देखते हैं क्या क्या दिया इन्होंने। सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। मतलब आपने सुबह से क्या चीज़ें यूज की है या क्या खाया है, सबका लिस्ट बना लो। तो ठीक है, लिस्ट तो बन ही जाता है। लुक एट द आइटम्स डेट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाय यू। योर टीचर विल बी एबल टू टेल डेट द मोस्ट ऑफ द देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो आप सीधी सी ये चीज़ याद रखो कि आपके आसपास हर चीज़ कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम भी कार्बन के ही हैं, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। कैन यू थिंक ऑफ द मेथड ऑफ टेस्ट दिस? व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जलाओगे तो CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो CO2 तो एटलीस्ट निकलता ही है ना। तो यानी क्या है, क्यों CO2 निकल रहा है? क्योंकि वो कार्बन का बना हुआ है। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस? हाँ, हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि CO2 गैस को टेस्ट करना है तो लाइम सोल्यूशन से पास कर दो तो क्या होगा, मिल्की में चेंज होता है। ठीक है, food, clothes, medicine, books or many of the things that you listed are all based on the versatile element carbon। हर चीज़ कार्बन का बना हुआ है। In addition, all living structures are carbon based। ठीक है, सब कुछ कार्बन, लिविंग में भी कार्बन बेस्ड है। The amount of carbon present in the earth's crust are in the atmosphere are quite mere। The earth's crust has only 0%। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या है, कार्बन बहुत कम ही है, 0.02% है। इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इन सब के फॉर्म में कार्बन है। एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने दो तरीके से बताया। अर्थ क्रस्ट में है 0.02% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। अब इतनी कम परसेंटेज में है फिर भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, देखते हैं ज़रा। इस चैप्टर में आपको सब समझ में आने वाला है। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस। तो सबसे पहले क्या है कार्बन का इम्पोर्टेंस, तो बॉन्डिंग जो देखते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। हमने लास्ट चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में आपको बताया था कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयोनिक, उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट भी है, और एक है कोवैलेंट बॉन्ड। तो दो ही तरह के बॉन्ड आपको पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में, यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने कि हमने पढ़ा था ना।
We saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state. कि ionic compounds का melting point बहुत high होता है, boiling point भी high होता है, वो electricity conduct करता है solution में या तो molten state में. We also saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties. ठीक है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, वो भी देखा हमने. लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स. अब थोड़ा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर. तो सबसे पहले क्या आपको याद रखना है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स. तो आपको बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स आप देख सकते हो. राइट साइड में आपको टेबल यहाँ पे दिया हुआ है. बहुत कम है, 290, 209, बहुत कम है. केल्विन में दिया हुआ है, ध्यान में रखना है. ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स. और कंपेयर करोगे आयोनिक कंपाउंड्स चैप्टर 3 में, लास्ट चैप्टर में एक टेबल था, उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है आयोनिक कंपाउंड्स की. यहाँ पे देखो कितना कम है. We can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong. तो यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर आपका कम है, क्यों, तो कार्बन कंपाउंड्स का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लिखा है. इस बात को लो है कहने का मतलब है. Since these compounds are largely non-conductors of electricity, non-conductor of electricity भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा. We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. अब ये चीज़ याद रखना है. जैसे आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता था, उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आयन्स में ब्रेक होते हैं, बट यहाँ पे ब्रेक करने पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, आयन्स में ब्रेक नहीं होंगे. नेक्स्ट, इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द combining capacity of various element, how it depends on the number of valence electrons. ठीक है, कि हमने अलग अलग एलिमेंट्स का कंबाइनिंग कैपेसिटी देखा था, जैसे NaCl का, MgCl2 का, लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया हुआ है. लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 6. तो क्या होगा, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. What would be the distribution of electrons in various cell of carbons? तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4 हैं. ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है. We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell. रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, तो रिएक्टिविटी मतलब वो कितना क्या करे कि उसकी ये हो जाए, ऑक्टेट फुल हो जाए, आउटर सेल फुल हो जाए. तो ये तो लूज या तो गेन करेगा. तो कार्बन कैसा है, वो तो बाउंड्री पे है ना, 4 लूज करे या गेन करे, दोनों तरफ देख सकते हो आप. तो देखते हैं कि ये क्या करेगा. तो अटेन ए नोबल गैस, नोबल गैस मतलब क्या, या तो किसी एक से कोई भी एलिमेंट अगर आप ले लेते हो तो या तो 2 होना चाहिए उसके लास्ट ऑर्बिट में, या तो 2,8 होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए, या तो लास्ट में 2 होना चाहिए, तो नोबल गैस कहलाएंगे. Elements forming ionic compound achieve this by either gaining or losing electrons. अब जो ionic compounds वाले ये हैं compounds है, उनके पास तो ऑप्शन है कि चलो वो लोग क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या तो लूज कर सकते हैं, और उनका काम हो गया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया उन्होंने. फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन द केस ऑफ कार्बन, अब कार्बन क्या करे, वो तो बाउंड्री पे है. इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या कर सकता है, वो तो बाउंड्री पे है ना. इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन. या तो गेन करेगा तो भी 4, लूज किया तो भी 4, टू अटेंड ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इफ़ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लेते कि वो गेन करे या लूज करे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके साथ, देखा जाए ज़रा. तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है इसने क्या, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है. ठीक है, मैं टिक कर दे रहा हूँ, आप भी टिक कर लो इसको. ठीक है, तो क्या बोला इसने, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस अनायन. अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो C4 माइनस हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए. बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज
4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ इसने क्या समझा है, जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कार्बन के पास क्या होगा, प्रोटॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है होल्ड कर पाना। उसने वही लिखा है कि 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो डिफ़िकल्ट है उसके लिए, थोड़ा मुश्किल है कि 6 प्रोटॉन 10-10 इलेक्ट्रॉन को कैसे संभालेगा। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है उसने कहने का मतलब, इन शॉर्ट वही बताया। दूसरा देखते हैं कि इट कुड लूज 4, अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो वो लूज करते, 4 इलेक्ट्रॉन जो थे उसके पास लास्ट ऑर्बिट में वो लूज करते, तो वो बन जाएगा C4+ कटायन, बट इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। टू रिमूव 4 और 4 इलेक्ट्रॉन हटाने तो और ज़्यादा लगेगा। लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कटायन विद 6 प्रोटॉन, अगर जैसे देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 थे, इसमें से 4 उसने हटा दिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब प्रोटॉन तो 6 का 6 ही है, तो उसने भी बोला कि 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी थोड़ा मुश्किल है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ऐसा इन्होंने दोनों तरीके से बताया कि कुछ नहीं हो सकता इसके साथ, ना तो गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो लूज कर सकता है। तो अब ये बेचारा क्या करे, तो देखते हैं, कुछ तो ऑप्शन लगाएगा, कुछ तो करेगा ये। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, ठीक है, अगर मैं गेन नहीं कर सकता हूँ, मैं लूज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शेयर तो एटलीस्ट कर सकता हूँ विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। किसके साथ शेयर करेगा, तो कार्बन के साथ ही कर ले। 2 कार्बन आ गए अगर, तो दोनों 4-4 शेयरिंग कर लेंगे, 8 हो जाएगा दोनों का। या फिर अदर किसी एलिमेंट के साथ भी कर सकता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं है, दूसरे भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। देखते हैं एक एक करके। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस। अब शेयरिंग करने से क्या फ़ायदा है कि उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। Before going on to compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by sharing of valence electron। तो देखते हैं, कार्बन तो थोड़ा आगे डिटेल में ये बताने वाले हैं जैसा ये बता रहे हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं कि वो लोग कैसे शेयरिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करने वाले हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज हाइड्रोजन। तो सबसे पहले उठा लिया उन्होंने हाइड्रोजन को कि चलो भाई तुम आ जाओ, देखते हैं तुम्हारा साथ क्या प्रॉब्लम है। एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, सीधी सी बात है। हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल। तो जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ रहेगा, तो पहले ही सेल में रहेगा, के सेल में। के सेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो एक तो रहे, एक ही है इसके पास। और इट रिक्वायर्स 1 मोर, के सेल में 2 आ सकते हैं तो उसको एक और चाहिए, तभी तो उसको डुप्लेट पूरा होगा ना, 2 पूरा होगा। या तो 2 पूरा करना होता है, या तो डुप्लेट पूरा करना होता है, या तो ऑक्टेट। तो इसको एक और मिल जाए तो इसका डुप्लेट हो जाएगा, इसका काम खत्म। तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल के सेल, सो 2 हाइड्रोजन। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको तो एक इलेक्ट्रॉन कोई देने से रहा, बाई चांस दे सकते हैं, ऐसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है HCl। बट यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, अगर 2 हाइड्रोजन आपस में आ जाए, मिल जाए और शेयरिंग कर ले अपना अपना इलेक्ट्रॉन, तो हर हाइड्रोजन के पास 2-2 हो जाएगा। तो इस तरह से वही बात कर रहा है। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूल मतलब डाई एटॉमिक बन जाएगा ये, ठीक है। 9th क्लास में था अब ना, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये डाई एटॉमिक 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस। मतलब वो 2 हो जाएगा, जैसे हीलियम। 2 हो गया मतलब क्या हुआ, हीलियम के नज़दीक पहुँच गया। हीलियम का भी 2 होता है, एक ही ऑर्बिट है हीलियम के पास भी, तो उसको 2 है, तो ये भी अपना 2 पहुंच गया। विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के सेल, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स एंड क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाया, एक हाइड्रोजन यहाँ है क्रॉस से दिखाया। आप क्रॉस से भी दिखा सकते हो या डॉट से भी दिखा सकते हो। दोनों हाइड्रोजन है इसलिए दोनों को इसने क्या किया, क्रॉस से दिखाया। अगर आपके 2 अलग अलग एलिमेंट रहेंगे तो एक को क्रॉस से और एक को डॉट से दिखाइएगा, तो थोड़ा आसान होगा समझने में और समझाने में भी।
तो दोनों हाइड्रोजन के ने क्या किया कि चलो भाई अपना अपना इलेक्ट्रॉन सामने रख दो, रख दिया दोनों ने सामने सामने, और इसने अपना एक सर्कल बना लिया तो हाँ इसको भी 2 मिल गया। सेकेंड वाले ने अपना एक सर्कल बनाया तो हाँ इसको भी 2 मिल गया। इस तरह से हाइड्रोजन अपना मॉलिक्यूल बना लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कहने का मतलब है कि अगर 2 एटम्स के बीच में सिंगल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे फिलहाल हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड लिखा है बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। सिंगल एक डैश लाइन दे दिया उसने, फिगर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। अभी जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में बताया मैंने आपको। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इट्स वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, लिखा है मैंने 287 होता है। मतलब KLM, M शेल में आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी तो वो 1 है। लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जितना उसको चाहिए वो उसकी वैलेंसी होती है। तो चाहिए इसको 1 तो वैलेंसी 1 है, इसके 1 ही चाहिए इसको। तो क्लोरीन फॉर्म से डाई एटॉमिक, जाहिर सी बात है क्लोरीन को 1 ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, Cl2, मतलब 2 क्लोरीन साथ में आएंगे जैसे हाइड्रोजन वाला हमने जस्ट देखा, और वो भी क्या करेगा, अपने एक एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो क्लोरीन भी कैसा है, डाई एटॉमिक है, ये भी कैसा बनाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, नोट डैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड। और इसमें हमें सिर्फ वैलेंस शेल को ही दिखाना था, मतलब अगर लास्ट ऑर्बिट में 7 है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है। क्लोरीन है, काउंट कर लो, टोटल 7 होते हैं, तो 6 वाले 6 इलेक्ट्रॉन तो पीछे रहेंगे इसके, जो एक शेयरिंग करना है वो सामने रख देगा। यहाँ भी वही करेगा, वो अपना एक सामने रख देगा, और फिर क्या करेगा, तो वो अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे दोनों आपस में, तो उनका 8-8 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो यही आपको कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इस तरह से उसके बीच में बॉन्ड बनती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की एक एक की, और वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, नीचे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 आइटम्स। ठीक है, याद रखना है कि ऑक्सीजन के केस में आपका डबल बॉन्ड होता है। अब आपको आइडिया लग गया होगा, डबल मतलब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने वाली है। अब दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द L शेल एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। और उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फिर से क्या होगा, 2 ऑक्सीजन फिर से आ जाएंगे, अब वो दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन के पास 6 है, इसके पास भी 6 है। तो ये क्या करेगा, अपना 2 सामने रख देगा, ये भी अपना 2 सामने रखेगा, और अपना सर्कल दोनों बना लेंगे। तो ये पहला वाले ने सर्कल बनाया तो इसका 8 हो गया, इसने भी सर्कल बनाया, इसका भी 8 हो गया। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन भी एक डाई मॉलिक्यूल ही है, डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, इसलिए डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, द 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव्स राइज टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट ए डबल बॉन्ड। तो इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है बिटवीन द 2 एटम्स। Can you now depict a molecule of water showing a nature of bonding between 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms? Does the molecule have single bonds or double bonds? ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, किस तरह से बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, क्या है ये कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना सामने रख देगा शेयरिंग के लिए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं टोटल, तो 6 हैं, तो वो 1 इसको दे देगा और 1 इसको दे देगा। अब हाइड्रोजन अपना सर्कल बनाया
तो उसका 2 कंप्लीट हो गया, इधर वाले ने हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया सर्कल, 2 हो गए। और ऑक्सीजन अपना फुल सर्कल जब बनाएगा तो उसको 8 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ये दोनों के साथ किया, इसलिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे इन्होंने बोला था कि क्या आप बना सकते हो वाटर का, तो हाँ हमने आपको दिखा दिया किस तरीके से बनाते हैं। What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? अब नाइट्रोजन कैसा है, वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का क्या होता है, तो 2,5 मतलब उसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट अपना, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब तो जाके 8 होगा ना। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 दिया है। व्हाट वुड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो मैंने लिख दिया इधर। एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों नाइट्रोजन के बीच में आपको क्या होने वाला है, आप देख सकते हो। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, तो ये अपना 3 सामने रख देगा, ये भी अपना 3 सामने रख देगा, फिर ये लोग अपना सर्कल बना लेंगे। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बट इस बार 3-3 की शेयरिंग हुई है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड चलते रहता है। दिस इज सेड टू बी कंस्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से आपका ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है बिटवीन 2 एटम्स। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड। आपको पिक्चर नीचे दिया हुआ है, मैंने समझा भी दिया। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज फॉर्मूला NH3। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल शोइंग हाउ ऑल 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तब NH3 में क्या होगा, तो एक नाइट्रोजन, उसको क्या करना है, 3 और चाहिए, तो वो हाइड्रोजन 3 लेके आएगा। अब तीनों हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और उससे एक एक ले लेंगे शेयरिंग में। तो इस तरह से अमोनिया का आपका हो जाता है। तो आप बना के देखो, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप बना के ट्राई करो। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर बता दूंगा। विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को बांट चुका है, तो एक एक की शेयरिंग किया उसने तीनों हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए। लेट अस नाउ टेक लुक एट मीथेन। अब मीथेन क्या है, ये आपके लिए एक नया वर्ड है इस चैप्टर में, ठीक है, आप पहली बार सुन रहे हो। विच इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन का एक कंपाउंड है मीथेन। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल। ये किसके लिए, इसका यूज भी देखो इन्होंने दे दिया यहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखना है मीथेन का यूज क्या है, फ्यूल में। एंड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, मेजर कंपोनेंट है। एंड CNG में भी ये मीथेन रहता है, हमारा ध्यान में रखना है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। सबसे ज़रूरी याद रखना है कि कार्बन से बना हुआ सिंपलेस्ट कंपाउंड अगर पूछा जाए तो वह हमारा मीथेन है। मीथेन एज ए फॉर्मूला कैसा होता है, CH4 होते हैं, मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। एज यू नो कार्बन एज ए वैलेंसी, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट। अब कार्बन का नाम इन्होंने टेट्रावैलेंट दिया। टेट्रावैलेंट मतलब क्या, कि इसकी 4 वैलेंसी है, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में 4 ही है ना, हमने देखा भी है। बिकॉज इट हैज़ ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब कार्बन को 4 है लास्ट ऑर्बिट में, वो 4 चाहिए, तो वो 4 कहाँ से लेगा, तो वो 4 हाइड्रोजन अपने आसपास खड़ा कर देगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और सारे हाइड्रोजन से एक एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयर कर लेगा। तो इस तरह से कार्बन का 8 पूरा हो जाएगा और वो हाइड्रोजन का भी एक एक पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो चारों कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन से वो ले लेगी। दिखेंगे नेक्स्ट पिक्चर है, मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स आपको समझ में आ गया होगा कि शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 होंगे, बिटवीन 2 एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग होगी बिटवीन 2 एटम्स उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कहाँ पे, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल इन द सेंस कि अभी जो हमने देखा ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वीक, लेकिन उनके बीच इंटरमॉलिकुलर जो फोर्सेस रहेंगे वो वीक हो जाता है, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड, वो इसी के कारण क्या होता है कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, लो रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या दिया, पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड्स, ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कि आपको कैटायन एनायन देखने को मिलेगा, यहाँ पे शेयर्ड हो रहा है। अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, वो लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दो लोग अगर है तो, ठीक है, किसी को दिया तो है नहीं कि आयंस में होंगे ब्रेक। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कोई आयंस देखने को नहीं मिलता। सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर, इसी कारण से वो लोग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, क्योंकि आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने कार्बन का बनाया हुआ, कार्बन के पास 4 क्रॉस दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट ऑर्बिट में, और वो हाइड्रोजन 4 अपने आसपास खड़ा कर दिया। हाइड्रोजन के पास एक एक डॉट है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब एक एक साथ इन्होंने शेयरिंग कर ली। तो इस तरह से कुछ बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अगर बॉन्ड की बात करें तो सब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा देना है, सिंगल सिंगल डैश, सी के साथ एच डैश, सी डैश, इधर डैश और इधर डैश, ऊपर नीचे से डैश लगा देने, सिंगल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फिर से मैंने बताया था, हमेशा बताता हूँ, मोर टू नो या डिड यू नो वाले में तो क्या दिया है कि एलोट्रॉप के बारे में हमें जानना है। एलोट्रॉप्स हमने पहले भी देखा था, पहले चैप्टर्स में कार्बन के। यहाँ पे क्या द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि कार्बन क्या है, अलग अलग फॉर्म में मिलता है, अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी फिर अलग अलग हो जाएगी। जैसे बोथ डायमंड एंड, तो डायमंड को अंडरलाइन कर लेना है, डायमंड एंड ग्राफाइट है, दो दिया इन्होंने, आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, ठीक है, इनका किस तरह से स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करेगा। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, कि डायमंड के केस में एक कार्बन क्या होता है, बॉन्ड रहेगा 4 अदर कार्बन के साथ, ठीक है। एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल, इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है, 3 डायमेंशनल होता है। इन ग्राफाइट की बात करें, जैसे पिक्चर देख लो आप किसी भी एक कार्बन को देखो, ये कार्बन बीच में लगा है कि ऊपर 4 कार्बन के साथ अटैच है, ये का 4 कार्बन के साथ अटैच है। अब ये सबसे ऊपर वाला अकेला नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो हर कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है, और ये 3D स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है, तो वो इसने लिखा है। ग्राफाइट की बात करें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे, ठीक है। यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप कार्बन देख सकते हो, ये वाला कार्बन क्या है, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, और ये हेक्सागोनल एरे में रहते हैं, मतलब शीट वाइज एक रहेगा, फिर उसके नीचे रहेंगे, लेयर वाइज लेयर बनाता है, कहने का मतलब है। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाई कैसे हुआ, बॉन्ड की क्या बात करें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ग्राफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स, बताया ना मैंने कि लेयर बाय लेयर्स रहता है, लेयर्स वन अबव द अदर, एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर हेक्सागोनल एरे टाइप का रहता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical property even though their chemical properties are same। अब इन बने तो कार्बन के हैं, तो जाहिर सी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होने वाला है, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। कैसे, तो डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस, पता ही है आपको, नॉन, वाइल ग्राफाइट इज ए स्मूथ होता है। ग्राफाइट कैसा होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। ग्राफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्राफाइट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, लेकिन डायमंड नहीं कर सकता है, ठीक है। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। अब डायमंड को हम खुद से भी बना सकते, कहने का मतलब है कैसे, सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन वेरी हाई प्रेशर चाहिए एंड टेम्परेचर। दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। बनेंगे छोटे ही डायमंड ये लोग, लेकिन नेचुरल डायमंड से बिल्कुल भी अलग नहीं रहेगा, आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो, एकदम प्योर रहेगा, कहने का मतलब है। बस एक मैनमेड है, एक नेचुरल कहलाता है और कुछ नहीं है। इसी में एक नया टॉपिक भी इन्होंने जोड़ा है, क्या कि फ्लोरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉफ। एक और नाम, जैसे डायमंड है, ग्राफाइट है, उसी तरह एक तीसरा नाम दिया इन्होंने फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में क्या दिया कि ये भी एक एलोट्रॉफ ही है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60, जो पहला जो फ्लोरेंस मिला था
आइडेंटिफाई हुआ था उसमें 60 कार्बन थे। तो आप सोच सकते हो कि 60 कार्बन कितने ज़्यादा हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट होगा। विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, और इनका अरेंजमेंट कैसा है, फुटबॉल के जैसा है। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, कैसा दिया इन्होंने, देखो पूरा फुटबॉल के जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से कार्बन का अरेंजमेंट होती है, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, इसके बारे में और उन्होंने क्या लिखा है, सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम, डोम के जैसा, डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर। तो इसको किसने बनाया था, एक बकमिनिस्टर फुलर है करके नाम उसका, एंड द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फ्लोरेन। तो ये इसका नाम याद रखना है कि साइंटिस्ट के नाम पे था बकमिनिस्टर फ्लोरेन। कार्बन 60 है ये, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि और थोड़ा कार्बन के बारे में उसका देखते हैं क्या नेचर है, कैसा है ये। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अभी हमने बहुत देखा, जो इन्होंने तो बोला कि हमने देखा है, बट अभी और भी देखना बाकी है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। We have also seen the structure of simple carbon compound, सिंपल कार्बन कंपाउंड भी देखा। मीथेन जैसे हमने देखा, अभी तक मीथेन हमने देखा है कैसा होता है, CH4 फॉर्मूला होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। बहुत सारी चीज़ें में, हर चीज़ में कार्बन रहता है। इनफैक्ट वी आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन, हम लोग भी कार्बन के ही बने हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स व्हिच फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू ए मिलियंस। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है, दिस मिलियंस है, बहुत ज़्यादा। दिस outnumbers by a large margin the compounds formed by all other elements put together. Why is it that this property is seen in carbon and no other? ये प्रॉपर्टी कार्बन के साथ ही क्यों दिखता है, कि कार्बन क्या करता है आपको पता है इसके पीछे का लॉजिक, ये शेयरिंग कर लेता है किसी के साथ भी। The nature of covalent bonds enable carbon to form a large number of compounds। इसने भी यही लिखा है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण ही इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं। फिर भी इन्होंने 2 फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या दिया है पहला फैक्टर इन्होंने, कि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। कार्बन के पास क्या है, एक यूनिक एबिलिटी, आप कह सकते हो टैलेंट है उसके पास, कि वो बॉन्ड बना सके दूसरे एटम्स के साथ या कार्बन के साथ। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैटेनेशन। तो कार्बन हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, इसी को कैटेनेशन कहते हैं, कि वो बॉन्ड बना सकता है, एक टैलेंट है उसके पास, एबिलिटी है। दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स। अब ये कैसे कैसे तरीके से हो सकता है, तो वो चेन में हो सकता है, ठीक है, सीधा स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं, ब्रांच में वो हो सकता है अब कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंजेड और रिंग्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जैसा भी हमने डायमंड में, ग्राफाइट में और C60 बकमिनिस्टर वाले में भी देखा था कैसे कार्बन अपने आप को अरेंज कर लेता है, उसी तरह यहाँ भी उसने बोला कि वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और रिंग बना सकता है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल। अब कार्बन और एक काम कर सकता है, वो सिंगल भी बॉन्ड बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो बहुत सारी एबिलिटी है इसके पास, कि अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने वाले लोग हैं तो चलो सिंगल बना लेगा, 2 वाला है तो चलो 2 के साथ कर लो, 3 वाला है 3 के साथ कर लो। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो जहाँ हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा जिस कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड्स में, हम कहेंगे ये कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब याद रखना है सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग या डबल और ट्रिपल रहा, दोनों के लिए एक ही नाम है, डबल के लिए भी और ट्रिपल के लिए भी, उसका नाम है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सीधा सीधा याद रखना है, सिंगल मतलब सैचुरेटेड, या डबल ट्रिपल रहा तो अनसैचुरेटेड। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन के अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं देखने को मिला कि इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े अमाउंट में इतने सारे कंपाउंड्स वो बना सकें। सिलिकॉन के बारे में उन्होंने कुछ लिखा भी है, देखते हैं। सिलिकॉन फॉर्म्स, याद रखना है सिलिकॉन इंपॉर्टेंट भी है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8। तो सिलिकॉन ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, बना सकता है। बट दीज
कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन बनने के बाद ये बहुत रिएक्टिव होगा, फटाक से रिएक्ट हो जाएगा किसी ना किसी के साथ। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेबल भी रहेगा। तो ये रिएक्टिव नहीं है कहने का मतलब है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं विथ मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। तो ये पहला फैक्टर उन्होंने दिया है, कार्बन की एबिलिटी बताया है क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है फैक्टर कि सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी 4 इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो वो क्या, कार्बन के पास क्या है, वैलेंसी 4 है, तो वो सिंगल, वही कहना चाहता है कि वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। जैसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड विथ ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन के साथ तो बनाएगा ही, वो ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ बना सकता है, इन सब के साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिव राइज टू कंपाउंड विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जब वो कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। तो अगेन द बॉन्ड्स डेट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कार्बन अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है वो भी स्ट्रॉन्ग है। मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल, वो थोड़ा स्टेबल नहीं रह पाते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज स्मॉल साइज। ठीक है, कार्बन को स्टेबल रहने का एक रीजन दिया है इन्होंने, क्या है कि वो स्मॉल साइज रहते हैं। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि न्यूक्लियस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके, पकड़ के रख सके, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को जाने ना दे स्ट्रांगली। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाई एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच, लेकिन हाँ अगर वही बॉन्ड बहुत बड़ा एटम, बहुत बड़ा कोई कंपाउंड आपने बना दिया तो उसका थोड़ा बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, छोटा कंपाउंड रहा तो बहुत स्ट्रांग रहेगा कि वो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे शेयर्ड पेयर वाले, लेकिन बहुत बड़ा कंपाउंड बन गया तो वो होल्ड कर पाना न्यूक्लियस को थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या दिया इन्होंने। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बोला है कि द 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन। तो इस तरह से हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या है वो, पहला है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटेनेशन। तो ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी है, वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करा देगा, 2 करा देगा, 3 करा देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे एलिमेंट के साथ सब कुछ बॉन्ड बना सकता है। कैटेनेशन वो उसकी एबिलिटी है भाई, ये उसका टैलेंट है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट टुगेदर गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कंपाउंड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कार्बन के। Many have the same non-carbon atom और group of atoms attached to different carbon chains, और दूसरे एटम भी बन जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कार्बन के साथ। These compounds were initially extracted from natural substance and it was thought that these carbon compounds और organic compounds could only be formed with the living system। और सबसे पहले कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड थे वो लिविंग सिस्टम में देखा गया था। तो हमें ऐसा लगता था, उस समय के साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि कार्बन से जो कंपाउंड बन रहा है वो सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही है, बाहर कहीं नहीं हम देख सकते इसको। देखते हैं, दैट इज इट वॉज पोस्टुलेटेड दैट द वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। फ्रेडरिक होलर डिस्प्रूव्ड दिस इन 1820। एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इसको डिस्प्रूव किया उसने कि यूरिया बनाया था, यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट से। ये थोड़ा याद रखना है कि उसने जब यूरिया बनाया था किससे, अमोनियम साइनेट से। तो बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब की चीज़ें, जब कहने का मतलब क्या है कि जब उसने यूरिया बनाया था तो उसने देखा था कि यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स भी हैं। ठीक है, साथ में क्या लिखा कि बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट ऑफ फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बन की ये फॉर्म भी हमने पहले चैप्टर्स में देखे थे, 3 चैप्टर्स में। कार्बाइड्स के फॉर्म में देख सकते हो आप, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में देख सकते हो, या कार्बोनेट के फॉर्म में, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में देख सकते हो। ये सब पहले पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कार्बन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा ही है,
मतलब ये उसी में काउंट होता है, कहने का मतलब है। आप हायर स्टडीज़ में 11-12 में देखोगे तो आपका केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आपको देख सकते हो कि कुछ भी टॉपिक आपको आ नहीं रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो क्रॉस मार दिया, ये पूरा, ये सब पूरा कट है, इधर का आपका कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़नी है। उसके बाद देखते हैं ये पेज, तो ये भी पेज आपका कट है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो नेक्स्ट पेज भी हमारा कट है, ठीक है। इसके पहले का भी कट था, ये वाला भी 65 पेज नंबर भी कट है। सीधा आ जाते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज में। बस एक ही टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उन्होंने पहले बेसिक वाला सब कुछ काट दिया है और ये होमोलोगस सीरीज इस बैच को 2020 बैच को जोड़ा है। बट इसमें अब बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाएंगे बच्चों को, क्या कि बेसिक तो पढ़ा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो ये वाला पार्ट थोड़ा रिपीट मोड में एक बार देख लीजिएगा, तो शायद समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं थोड़ा बेसिक वाला भी एक वीडियो बना दूंगा कि बेसिक क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा उसमें, ताकि फिर ये समझ में आए आपको। तो जो एग्जाम में आ रहा है पार्ट, ये होमोलोगस सीरीज ही आ रहा है, उसके बाद सीधा यही आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब है, सीरीज मतलब एक पैटर्न होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ पैटर्न ही देखने को मिलेगा। जैसे आप मैथ में आपको पता होगा अर्थमेटिक सीरीज होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीरीज होता है, तो यहाँ भी कोई सीरीज हम ही पढ़ने वाले हैं। कैसा सीरीज है देखते हैं। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स। हमने बताया था कि कार्बन क्या बना सकता है, चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है, और वेरिंग लेंथ, अलग अलग लेंथ का चेन बना सकता है। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच ऑल्सो, ब्रांच में हो सकते हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दिस कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड। और हम क्या करेंगे, जब हमारा चेन बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो हम चाहे तो किसी एक भी हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे दूसरा आइटम डाल सकते हैं। तो इसने वही कुछ ऐसा बोला है, बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप फिलहाल आप ये समझ लो कि जैसे CH4 है आपका मीथेन, तो CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे कुछ दो नया एलिमेंट मतलब कोई नया एटम डाल देंगे। अब आप नया एटम डाल दोगे तो वो एटम क्या होगा, वही हमारा हेट्रो एटम भी उसको कहते हैं, वही एटम हेट्रो एटम हमारा फंक्शनल ग्रुप के जैसा काम करता है, ठीक है। इसने बोला डेट वी सॉ एबव, लेकिन हमने तो वो पढ़ा नहीं है क्योंकि वो टॉपिक में है नहीं। द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल। अब एक फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे नाम दिया है अल्कोहल। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो अब ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो इससे हर चीज़ समझना जरूरी है कि किसी बेसिक कोई भरोसा नहीं है, अल्कोहल का फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। OH लगा है मतलब अल्कोहल है, ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। कि ये C2H5 एक कार्बन कंपाउंड है, इसमें OH लग गया तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड regardless of the length of the carbon chain. For example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, देखो C2H5OH तो मैंने लिखा ही है, C3H7। तो इस तरह से जो अल्कोहल के भी सीरीज चलेंगे, छोटा अल्कोहल, उससे बड़ा अल्कोहल, उससे बड़ा अल्कोहल, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आएगा कार्बन हाइड्रोजन का, पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ। C4H9OH ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये एक सीरीज है। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या कार्बन कितने कार्बन चेंज हो रहे हैं, कितने हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं, तो एक सीरीज आपको समझ में आने लगेगा। आर ऑल वेरी सिमिलर, हेंस सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें आपके सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। जैसे OH 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 लगा हुआ है तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया, OH एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे OH आ गया है, तो कहेंगे कि ऐसे चेन को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या, अब यहाँ पे देखोगे इस सीरीज में क्या डिफरेंस है, तो डिफर बाय CH2। देख सकते हो आप CH3OH में मैंने एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन डाल दो तो क्या होगा, एक कार्बन था एक और डाल दिया तो 2 कार्बन हो जाएंगे। 3 हाइड्रोजन है, 2 डाल दो हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, फिर एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इस तरह से सीरीज चलता है, एक कार्बन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन ऐड करो। तो अगर ये सीरीज से डिफर कर रहा है, CH2 से डिफरेंस है अगर आपका सीरीज में, तो हम कहेंगे वो होमोलोगस सीरीज है।
लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज डेट वी सॉ अर्लियर इन टेबल। ठीक है, देखते हैं इसने इन्होंने क्या दिया है। इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला सक्सेसिव कंपाउंड से, जैसे CH4 और C2H6 की मैं बात करूं तो क्या डिफरेंस है भाई, एक कार्बन ऐड हो रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, मतलब CH2 का ही डिफरेंस है। फिर C2H6 में एक और कार्बन डाल दो, 2 हाइड्रोजन डाल दो, बन जाएगा C3H8, तो वो भी CH2 से डिफरेंस हो रहा है। तो ये भी आपस में क्या है, तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, जैसे प्रोपेन की बात कर रहा, अभी देखो ये नया नाम है आपके लिए फिलहाल। तो प्रोपेन क्या है, एंड ब्यूटेन, दो नाम इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाता है C3H8। ठीक है, प्रोपेन मतलब प्रो मतलब 3 कार्बन होता है, तो प्रोपेन मतलब C3H8 है। ब्यूटे बोला तो 4 कार्बन हो जाता है, तो ब्यूटेन क्या है, C4H10। ठीक है, तो आप काउंट करके देख लो C3H8 में कितना कार्बन ऐड हो गया, 1 कार्बन ऐड हुआ है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो कहेंगे क्या कि हाँ प्रोपेन और ब्यूटेन भी हमारा होमोलोगस सीरीज में है। एग्जाम में आपको ऐसे नाम लिख के नहीं देंगे वो लोग आपको ऐसा ही देंगे जिससे आपको काउंट करने में आसानी होगा। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस। अब मॉलिकुलर मास की अगर मैं बात करूँ तो एक कार्बन तो 12 हो जाता है। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ऐड होता है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 12 + 2 14, मतलब 14 मास का डिफरेंस चलता है। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। अब अल्केन हमने देख लिया, अल्केन के बाद नेक्स्ट आता है अल्कीन। ये ऊपर वाले दोनों प्रोपेन और ब्यूटेन अल्केन ग्रुप के होते हैं, इसलिए इनका नाम उसी के जैसा है। नेक्स्ट ग्रुप में आता है अल्कीन। तो अल्कीन में क्या होगा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन। अल्कीन में जो सबसे पहला मेंबर होगा उसका नाम है इथीन। ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन 4.2.1। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन। ठीक है, तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, तो C2H4 हो जाता है। ठीक है, अब ये लिख लीजिएगा इथीन का फॉर्मूला, मैंने ऐसे उसके बाद का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लिख लीजिए इथीन का। द सक्सेसिव मेंबर्स हैव फॉर्मूला, जैसे C3H6, तो C3H6 क्या हो जाएगा, प्रोपीन 3 कार्बन है, C4H8 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, C5H10 5 कार्बन है तो पेंटीन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाँ ये भी एक सीरीज में ही चल रहा है, एक कार्बन ऐड हो जा रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। इथीन का फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इथीन किसके पहले आएगा, तो वो प्रोपीन के पहले आता है, इसके पहले आएगा। तो अगर C3H6 के पहले जाना है तो क्या होगा, एक कार्बन कम होगा तो C2 और 2 हाइड्रोजन कम होगा तो H4, तो C2H4। ठीक है, आप पीछे भी जा सकते हो माइनस करके, आगे जा सकते हो प्लस करके, कितने का, तो CH2 का। तो ऐसे ऐसे नाम है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। यहाँ उसने बोला डू दिस ऑल्सो डिफर बाय CH2, हाँ भाई हो रहा है, CH2 से डिफर ही हो रहा है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन दिस कंपाउंड्स। क्या पूछा उसने कि आप कोई रिलेशन देख रहे हो क्या कार्बन में और हाइड्रोजन एटम में, तो हाँ रिलेशन देखने को मिल रहा है कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे। तो यहाँ एक हम जनरल कोई फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, तो जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स कैन बी रिटन। अब देखो यहाँ पे आपको एक जनरल फार्मूला, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अल्कीन का, अभी हमने जो जस्ट पहले देखा प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, तो उसी अल्कीन का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अब ये फार्मूला बहुत काम का है, इसमें क्या काम का है कि कैसे पता करें। अब n के जगह आप डालो 1, ठीक है, n के जगह डालो 2, n के जगह डालो 3। तो ये याद रखना है, इसमें अल्कीन में हम कार्बन में 1 नहीं डाल सकते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, कार्बन n के जगह तो कुछ भी डाल सकते हैं, तो 1 इसलिए नहीं डाल सकते हैं कि अगर आपने 1 डाल दिया तो वो बन जाएगा CH2। ठीक है, अब एक कार्बन को मिनिमम कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन से कैसे काम चलेगा। जिसके पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 शेयर करेगा, और आप बोल रहे हो कि नहीं हाइड्रोजन 2 ही है मेरे पास, तो इसीलिए अल्कीन में पहला ग्रुप नहीं आता है, तो CH2 जैसा कुछ नहीं होता है। अल्कीन में सीधा हाँ 2 कार्बन डालोगे तो हो जाएगा, तो 2 कार्बन से यहाँ इनका चलता है, तो C2H4 से चालू होते हैं ये लोग, जो इथीन हमने बताया था अभी आपको। यहाँ पे उसने लिखा भी है कि n की वैल्यू 2, 3, 4 चलेगी, पर उन्होंने नहीं बताया ऐसा क्यों। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया 1 डाल दोगे तो वो शेयर ही नहीं कर पाएगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आप 2 हाइड्रोजन दे रहे हो, कैसे होगा, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो।
कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स, ठीक है, तो और अल्काइंस। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिल के जो फॉर्मूले बनते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले बनता है अल्केन्स, जिसमें सिंगल बॉन्ड देखा जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, पर मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे n के जगह आप 1 2 3 डाल सकते हो, यहाँ चलेगा कि आप n के जगह 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा CH4, तो मैच हो रहा है भाई, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चलता है, ठीक है। अब 2 डालोगे 3 डालोगे तो उस हिसाब से फॉर्मूला बनते चला जाएगा अल्केन का, ठीक है। और नाम भी कैसा होगा, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे नाम चलता है। अल्काइन की बात करें फॉर्मूला में, तो अल्काइन तीसरे नंबर पे आता है, अल्केन के बाद आता है अल्कीन दूसरे नंबर पे। तो अल्कीन का फॉर्मूला मैंने समझा दिया CnH2n, इसमें n की जगह 1 नहीं डाल सकते, वो भी मैंने बता दिया। अल्काइन का फॉर्मूला देखो लिखा है मैंने ऊपर में CnH2n-2, मतलब n के जगह यहाँ पे भी आप 1 नहीं डाल सकते, यहाँ तो साफ डालोगे 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन ही गायब हो जा रहा है, 2 - 2 0। तो एक अकेला कार्बन थोड़ी ना स्टेबल है, उसको तो भाई पेयरिंग करना है, शेयरिंग करना है। तो इसलिए यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 नहीं होगी, ये भी 2 से चालू होगा। तो 2 से चालू होगा तो पहला कौन सा बनेगा, C2 और H2, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, इथाइन, क्योंकि अल्काइन है, अल्काइन के ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो अल्काइन के ग्रुप का जो पहला मेंबर आएगा वो क्या नाम होगा उसका, इथाइन, ठीक है, जो जिसमें 2 कार्बन होंगे। अगर 3 कार्बन हुआ तो क्या नाम होगा, प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे ऐसे नाम चलते हैं। ये सब लिख लेना, अगर नहीं लिख रहे हो तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कर लो, लिख लो, कोई भरोसा नहीं है इस साल के CBSE का कि वो क्या पूछ दे उठा के। एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज, अब आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, मॉलिकुलर मास बढ़ता है, कितने से बढ़ता है, तो 14 से बढ़ता है। अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सीन, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होता है, हमें देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं धीरे धीरे, कि पहले वाले का फिजिकल ऐसा है तो दूसरे वाले का ऐसा होगा, तो तीसरे वाले का हाँ ऐसा होगा, मतलब कोई ना कोई सिमिलरिटी आपको समझ में आने लगेगी। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, ये अंडरलाइन कर लेना है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, 14 से इंक्रीज हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बात करें इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो ए सिमिलर ग्रेडेशन, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड स्लोली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करो, किसके साथ, डिटरमाइंड बाय स्लोली बाय फंक्शनल ग्रुप में, तो जैसे अल्कोहल हमने फिलहाल एक ही पढ़ा यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप में वो सिमिलर रहते हैं होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। OH 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 अभी देखा था ना हमने, OH OH लगा रहता है, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसका एक्टिविटी उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे एक्टिविटी में वही बोला कि कैलकुलेट करो डिफरेंस किसका कितना है, इज देयर एनी सिमिलरिटी, तो वही अब देख लो कौन किस में सिमिलर है, कैसा सीरीज में है, ये लोग नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3OH ये C2H5OH है, तो हाँ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ भी C2 से C3 हो गया, एक कार्बन बढ़ गया, H5 से H7 हो गया, यहाँ भी बढ़ रहा है। ये C3 से C4 हो गया, एक कार्बन बढ़ गया, और H7 से H9 हो गया, तो यही सब है, ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने बोला यही, और ये सारे OH OH लगा है, मतलब अल्कोहल के हैं ये लोग, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं, तो अब इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कटा हुआ है 2020 बैच के लिए, मतलब जो इस साल 4 मई से 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, 4 मई 2021, समझे, उन बच्चों के लिए यहाँ से सब कुछ कटा हुआ है टिल एंड, नॉट इन सिलेबस, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कट गया है। तो बस इतना ही था, ठीक है। तो एक ही शॉट में मुझे पूरा चैप्टर ख़त्म करना था, थोड़ा 10-15 मिनट का लेंथ बढ़ गया, मेरा टारगेट ये था 30 मिनट 35 मिनट का रहे, या 25 से 35 का बीच का रहता है, बट थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है। चलो आप एक बार में समझ तो जाओगे, आपको वेट नहीं करना होगा नेक्स्ट वीडियो का, आप एक वीडियो में एक चैप्टर समझ गए। अब रही नेक्स्ट क्या बात बताने वाला हूँ मैं, कि अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा,
अगर आपको लगता है कि जो पार्ट कट गया है बेसिक वाला वो मुझे फिर से बताना है आपको, ताकि ये होमोलोगस थोड़ा अच्छे से समझ में आए, तो मैं क्या करूँगा, एक नया वीडियो फिर से बना दूंगा जिसमें बेसिक वाला सिर्फ रहे और होमोलोगस को कंपेयर करके बना दूँ मैं। ठीक है, तो वो थोड़ा आपके लिए ईजी रहेगा। बट आपको बस इतना याद रखना है कि सिर्फ होमोलोगस आ रहा है और वर्सटाइल नेचर वाला तक आ रहा है, वहाँ तक इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। दूसरा, अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बाय।